हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इस संकट के दौर में भी मस्त होंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डिप्रेशन के कारणों की, और मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से चंद्रमा और चौथे भाव से हम डिप्रेशन को स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन हो सकता है या नहीं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा का राहु और केतु के साथ संबंधों के विषय में चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में राहु और केतु डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। अब इस एपिसोड में मैं आपको राहु केतु के अलावा जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं उनके विषय में बताने की कोशिश करूंगा कि मून से कैसा संबंध होता है, कैसा उनका रिलेशनशिप होता है जो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है, ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें ही रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा से पृथ्वी पर आती हैं। तो एक तरह से सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा का प्रकाश है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष ने भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनको सबसे 2 महत्वपूर्ण ग्रह माना है पूरी कुंडली में। नंबर 1 पर सूर्य और नंबर 2 पर चंद्रमा। उसका कारण ये है कि सूर्य हमारे आत्मबल का, हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा हमारे संकल्प शक्ति को, हमारी मन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। और आज के दौर में तो मैं मानता हूँ कि चंद्रमा सूर्य से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है, क्योंकि आज का युग मेंटल एज में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमें फ़िज़िकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ रहा है। अब हम हर चीज़ को मेंटली ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऐसी आती जा रही हैं कि हमें बहुत फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर काम जिसमें भी हम इन्वॉल्व हैं उसमें हमारी मन शक्ति का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा का महत्व बढ़ ही गया है, आप सभी जान गए हैं। अब चंद्रमा और सूर्य के संबंधों की अगर बात करें तो डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि पूर्णिमा का चंद्र या अमावस्या का चंद्र। लेकिन मैं एक बात पहले कह दूं कि निश्चित तौर पर पूर्णिमा के चंद्रमा में जन्मा व्यक्ति या अमावस्या के चंद्रमा में जन्मा व्यक्ति डिप्रेशन का ही शिकार होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर पूर्णिमा के चंद्रमा पर या अमावस्या के चंद्रमा पर षष्ठेश, अष्टमेश या तृतीयेश और एकादशेश का प्रभाव नहीं है, यानी कि तीसरे हाउस के स्वामी का, छठे हाउस के स्वामी का, 8वें हाउस के स्वामी का और 11वें हाउस के स्वामी का प्रभाव नहीं है, तो ये कहना उचित होगा कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, भले ही उसका जन्म अमावस्या में हुआ हो या भले ही उसका जन्म पूर्णिमा में हुआ हो। परंतु अगर पूर्णिमा में, अमावस्या में जन्म हुआ है और 6th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 11th लॉर्ड और विशेष रूप से इन भावों के स्वामी यदि शनि और मंगल हों और वो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हों, तो डिप्रेशन की समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। फिर निश्चित तौर पर व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ उत्तेजित स्थिति में होगा, हाइपर टेंशन का शिकार होगा, और ऐसी स्थितियां धीरे धीरे गंभीर हो जाती हैं जो डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज तक पहुंच जाती। तो ये दोनों स्थितियां तब बनती हैं जब चंद्रमा, अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा सूर्य के साथ हो या उसके बहुत नज़दीक अंशों में आ जाए, एक आध राशि आगे पीछे हो। इसी तरह पूर्णिमा भी तब होती है जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री सामने हो, या फिर लगभग इतना ही, एक आध राशि आगे पीछे हो सकता है। उन स्थितियों में विचारणीय है। अगर ऐसे कोई आपकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो आप उस पर ज़रूर गौर करें कि कहीं दूषित भावों के स्वामी का प्रभाव तो नहीं है। अन्यथा अगर ऐसा कुछ है तो उसके उपायों की ज़रूरत है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सूर्य के साथ चंद्रमा की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के केंद्रीय स्थिति को भी मैंने देखा है कि तनाव का कारण बनता है, लेकिन ये डिप्रेशन की स्थिति पैदा नहीं करता। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी कि 4th, 7th और 10th हाउस में हो, तो जीवन भर मानसिक संघर्ष रहते हैं, परंतु डिप्रेशन जैसी स्थिति नहीं बनती, ये मैंने देखा है। पर लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत संघर्ष करते हैं और जीवन भर इनको संघर्ष करना पड़ता है। अब अगर हम मंगल की बात करें
तो मंगल ऊर्जा का ग्रह है। मंगल एक तरह की चेतना है, एक्टिंग फोर्स है, इन्वॉल्वमेंट है, एंथुजियाज़म है, और सही मायने में कहा जाए तो आज के युग में सफलता पाने के लिए सबसे प्रमुख ग्रह है मंगल। और अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है और अच्छे भाव में बैठ जाए तो निश्चित है कि आप तमाम जीवन के संघर्षों से उबर करके, तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल करके विजेता बन सकते हैं, सिकंदर बन सकते हैं। इसलिए मंगल का बहुत महत्व है। लेकिन मंगल कई बार यही ऊर्जा जब नकारात्मक हो जाती है, ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, अगर सकारात्मक दिशा में लग गई तो आप बहुत अच्छे चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सी उपलब्धियां जीवन में पा सकते हैं। लेकिन अगर वही ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाए तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो ऊर्जा आपको आपके विध्वंस का कारण भी बन सकती है। अब यही देखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि मंगल का चंद्रमा से जो संबंध है उसे ज्योतिष में चंद्र मंगल योग के नाम से जाना गया है। और इसको ऋषियों ने कुछ इस तरह से समझाया है कि जैसे मंगल फायर हो गया, चंद्रमा वाटर हो गया। फायर और वाटर जब एक साथ मिलते हैं तो हम जानते हैं कि पानी खौलेगा और भाप बनेगी। और सबसे पहले जेम्स वाट ने सिद्ध किया था कि भाप में वो शक्ति है जो चीज़ों को चला सकती है। और भाप से ही आप सभी, अगर आपने सोशल स्टडी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड जेम्स वाट की इस खोज के बाद ही शुरू हुआ था। तो उसी चीज़ को चंद्र मंगल योग रिप्रेजेंट करता है कि एक शक्ति पैदा होती है जो व्यक्ति को एक्टिव बनाती है। और विशेष रूप से लग्न में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में इस योग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, बहुत महत्व दिया गया है। अन्य भावों में भी अच्छा फल दे सकता है, परंतु 6ठे, 8वें, 12वें भाव में इसको थोड़ा सा दुखदाई माना गया है। और मैं फिर कह दूं कि अगर चंद्र मंगल योग कुंडली में है और चंद्रमा और मंगल दोनों ही तीसरे, 6ठे, 8वें, 11वें भाव के स्वामी ना हो तो निश्चित तौर पर चंद्र मंगल योग आपको शुभ फल देगा, आपको पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी देगा और आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। परंतु अगर ये योग है और ये दोनों ग्रह ऐसे किसी भाव से संबंधित है तो एनर्जी तो होगी, पर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपराध जगत में जा सकते हैं, आप अन्य किसी तरह के नकारात्मक कार्यों में जुड़ सकते हैं और बाद में यही कार्य आपके डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, तनाव का कारण बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि मंगल का प्रभाव सदैव सर्वदा नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये देखने की आवश्यकता है कि मंगल कुंडली में किन भावों का स्वामी है और चंद्रमा कुंडली में किन भावों का स्वामी है। वो जन्म कुंडली देख करके ही स्पेसिफिकली बताया जा सकता है कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देगा या नेगेटिव एनर्जी देगा। अगला ग्रह है शनि। शनि के संबंधों को चंद्रमा के साथ ऋषियों ने विष योग का नाम दिया है। विष योग का नाम देने का एक कारण ये है कि चंद्रमा एक निर्मल ग्रह है, शुद्ध ग्रह है और इसको माना गया है कि ये एक संगत प्रधान है। जैसा जल होता है उसको आप किसी भी शेप के बर्तन में डाल दीजिए, वैसा ही हो जाता है। तो चंद्रमा का स्वभाव कुछ वैसा ही है। जबकि शनि अपने आप में एक सेल्फ सेंटर्ड तमोगुणी ग्रह माना गया उसे, और एक तरह से माना गया कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है, कुछ रूखा स्वभाव होता है। और जब चंद्रमा का संबंध शनि से बन जाए तो वो रूखा स्वभाव उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने शायद इसे विष योग माना है और मैं इसे डिप्रेशन का बहुत बड़ा योग मानता हूँ। अगर शनि 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 11th लॉर्ड हैं तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि अगर शनि की राशियाँ भी इन भावों में हों और चंद्रमा वहाँ बैठा हो और कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित हो, मैं एक आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ जो शायद आपको एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में नहीं मिलेगा, मगर मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इसको गेन किया है। वो ये है कि अगर चंद्रमा की राशि में जो ग्रह बैठा है वो भी चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। एस्ट्रोलॉजी में तो ये एक फैक्ट है कि कोई भी ग्रह किसी ग्रह की राशि में बैठा है तो वो अपना असर उसे देगा, लेकिन चंद्रमा के केस में असर कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि सूर्य बृहस्पति की राशि में बैठा है तो सूर्य का 25% असर बृहस्पति को मिलेगा, लेकिन मून के केस में ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 75% तक चली जाती है। तो मेरा ये अनुभव है कि अगर
मून की राशि में, चंद्रमा की राशि में शनि मंगल या राहु बैठ जाएं, या इनसे या सूर्य शनि मंगल राहु बैठ जाए तो चंद्रमा दूषित और पीड़ित हो जाता है। अब जितने ज़्यादा बैठ जाएंगे उतना ही उसमें दूषित प्रभाव आ जाएगा। अकेले सूर्य बैठा है तो कुछ कम होगा, सूर्य शनि साथ में है तो और ज़्यादा हो जाएगा, मंगल भी है राहु भी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर गुरुदत्त साहब की कुंडली में मंगल राहु और शुक्र तीनों चंद्रमा की कुंडली में थे, चंद्रमा की राशि में थे। शुक्र के प्रभाव से वो फिल्म इंडस्ट्री में गए, उनकी कल्पना शक्ति ने बहुत गोल्डन मूवीज़ बनाई। आज भी हम उनको एक गोल्डन डायरेक्टर मिडास टच के रूप में याद करते हैं। लेकिन उसी मंगल राहु ने उन्हें हाई लेवल का डिप्रेशन दिया और उनकी कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में शनि की राशि में था, जिसका प्रभाव ये हुआ कि उनकी मौत डिप्रेशन से ही हुई। ये सभी जानते हैं। कुछ कारण थे जो आज तक पता नहीं चले, लेकिन मौत डिप्रेशन से ही हुई, ये ओपन फैक्ट है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ भी बन जाती हैं। इसलिए शनि से चंद्रमा का संबंध मैं डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक मानता हूँ। अंत में राहु से चंद्रमा का संबंध, राहु के बारे में तो बात हो चुकी है। अब सूर्य, जो शुभ ग्रह हैं बृहस्पति शुक्र बुध, उनकी बारी है। तो इनको मैं संक्षेप में बता दूं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह होने की वजह से डिप्रेशन का कारण तो ये नहीं बनते। हाँ, अगर बृहस्पति शुक्र बुध पूरे भावों के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर मानसिक तनाव देंगे, संघर्ष करवाएंगे, पर डिप्रेशन का कारण नहीं बनते और बहुत भयानक स्थितियाँ नहीं बनने देते हैं। तनाव होते हैं, संघर्ष होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को संतुलित करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति शुक्र बुध अच्छे भावों के स्वामी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत मजबूत होता है और निश्चय ही जीवन में तरक्की करने में सफल होता है। तो आज के अंक में मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आगे मैं चौथे भाव के बारे में बात करूँगा, वास्तु दोष के बारे में बात करूँगा अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले आपको एक टिप देना ज़रूर चाहूँगा जो डिप्रेशन के लिए बहुत ही कारगर है। हालांकि स्पेसिफिक टिप तो तभी दी जा सकती है जब आपकी जन्म कुंडली देखी जाए, क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर आपको बुखार है तो पैरासिटामॉल लेने से आपको आराम मिल जाएगा, कॉलपॉल लेने से आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। जब तक कि ब्लड रिपोर्ट ना आए, जांच ना हो वायरल है क्या है, उसके बाद ही एक स्पेसिफिक मेडिसिन दी जा सकती है। तो उसी तरह से आपकी कोई हॉरोस्कोप देख करके ही आपको स्पेसिफिकली बताया जा सकता है कि आपके लिए क्या सही है। मगर कुछ कॉमन बातें बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो स्फटिक शिवलिंग आपके लिए बहुत काम का है। स्फटिक शिवलिंग को लेकर के उस पर दूध 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर आप डालते हैं सुबह और कुछ देर उस पर त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो डिप्रेशन में आपको बहुत आराम मिलेगा। स्फटिक की माला भी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, डिप्रेशन को दूर कर सकती है। मोती मैं कह सकता हूँ कि आप पहन सकते हैं, लेकिन बगैर जन्म कुंडली देखे मोती पहनने की सलाह तो नहीं दूंगा। तो ये दो चीज़ें, ये दो टिप आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो इनको ज़रूर आजमाइए। कुछ प्राणायाम करिए, प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और निश्चय ही डिप्रेशन कम होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्फटिक शिवलिंग का प्रयोग अचूक है, चमत्कारिक है। बाकी बातें अगले अंक में करेंगे। जो मुझसे पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हो वो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल बातचीत ईमेल पर हो जाए। धन्यवाद मित्रों।